Auto frames with lenses for rupees 599. Do you wanna get a coffee with me? No. Take a 3D. गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक लेडी है, इसे हम मदर मान लेते हैं। ठीक है, ये मदर है और इसने अपनी हाथों में एक बेबी को होल्ड किया है, यानी एक चाइल्ड को इन्होंने होल्ड किया है। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि मदर से इस चाइल्ड का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मदर से बेबी कैसे बना, है ना। इसी फिनोमिना को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स देखो, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा कि आपका बर्थ कैसे हुआ, आप कैसे डेवलप हुए, है ना। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, इसमें हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, देन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ और लास्ट में हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो, ये एक क्या है, एडल्ट डॉग है। ठीक है, ये एक एडल्ट डॉग है और इसके साथ में ये आपको छोटे छोटे से पपीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, ये इसके बेबीज़ हैं जिन्हें हम पपीज़ कहेंगे और ये इसके चाइल्ड हो गए। तो ये इस एडल्ट डॉग के ये जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, इस एडल्ट डॉग के जो चाइल्ड हैं, इनका बर्थ होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें इस एडल्ट डॉग से कई सारे यंग वंस ने बर्थ लिया। तो ये जो प्रोसेस था जिसके थ्रू लिया, वो प्रोसेस क्या था, रिप्रोडक्शन था। क्लियर है। चलिए, इसे डिफाइन किया गया है यहाँ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ में आया आपको। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें यंग वंस का क्या होता है, बर्थ होता है। तो जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है या मेन्स का हो सकता है। जो भी लिविंग थिंग होती है सब में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटियल होता है। बाई पेरेंटियल का मीन्स है इसमें दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब हो गया इसमें ओनली वन पेरेंट होगा। ठीक है, इसमें केवल एक ही पेरेंट होगा। अब सेकंड पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर जो दो पेरेंट्स होते हैं, इन पेरेंट्स में हम क्या लेते हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। ठीक है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। इस मेल से हमें क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, और मेल से क्या मिलता है, स्पर्म, और फीमेल से मिलते हैं एग। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग और स्पर्म का फ्यूज़न होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बारे में हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप इतना ही समझें। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट है, इसलिए। असेक्सुअल में नेक्स्ट पॉइंट है, यंग वंस इनहेरिट सम कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड सम न्यू वंस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वन आ रहा है उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, कुछ नए होते हैं। जबकि असेक्सुअल के अंदर यंग वंस बिल्कुल क्लोन होता है, जो पेरेंट होता है उनका क्लोन होता है, यानी जेरक्स कॉपी जैसा सेम टू सेम होता है। या इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी होता है। ठीक है, इसमें कोई नए
कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट लीड्स टू इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन होगा। कैसे होगा? जब नए नए कैरेक्टर्स आएंगे तो वो एक्यूमुलेट होने के बाद एक नई स्पीसीज़ बना लेंगे। वो जो नई स्पीसीज़ का बनना ही इवोल्यूशन कहलाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होगा, जबकि असेक्सुअल में इवोल्यूशन नहीं होगा। इट डज़ नॉट लीड टू इवोल्यूशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई नए कैरेक्टर आ ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी है। इस वजह से यहाँ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल ह्यूमंस लिया है, जबकि असेक्सुअल में हमने एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इन प्लांट्स में भी हम कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं इसको हम एक अलग नाम से और जानते हैं, एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है? तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है? अब हम इस फ्लावर के बारे में देख लेते हैं, ये फ्लावर में क्या होता है। ठीक है? हम रोज़ का फ्लावर एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्योंकि इससे सब रोज़ के बारे में सभी जानते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से तो हम यहाँ एक फ्लावर के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जो ये डंडी होती है ना, इस डंडी को हम बोलते हैं पेडिसिल। ठीक है? फ्लावर की जो डंडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल। यानी जो स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है वो क्या कहलाता है? पेडिसिल कहलाता है। ठीक है? देखो पेडिसिल के ऊपर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ये रिसेप्टिकल कहलाता है। रिसेप्टिकल हो गया। और इसको हम जो रिसेप्टल है इसको हम थैलेमस भी बोल सकते हैं। इस थैलेमस के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन सी लीव्स लगी रहती हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है? ये हमारा सेपल पार्ट कहलाता है। और सेपल के ऊपर जो भी ये पिंक कलर का है इसे हम पीटल बोलते हैं। ठीक है? ये पेटल कहलाता है। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये पेटल्स है। और ये जो बीच में पार्ट लग रहा है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है? ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके साथ में ये जो लग रही हैं पतली सी डंडियाँ और ये येलो टाइप का, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक है? इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले आपको ये लेबल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? चलो इसको बनाते इस तरह से। ये जो डंडी हो गई ये हमारा क्या हो गया? पेडिसिल हो गया। और ये पेडिसिपल के ऊपर क्या हो गया? थैलेमस हो गया, है ना। और थैलेमस के ऊपर इस तरह से पत्तियां जो लगी रहती हैं, इन पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो पार्ट होता है ये हमारा पेटल होता है। ये पेटल हो गया, है ना। इसके अंदर क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कुछ इस तरह से। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। और इस फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट के साथ में ये हमारे क्या लगे रहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और साथ साथ इसको लेबल करना। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जितना भी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? गाइनोसियम भी बोलते हैं। ठीक है? जितना भी, और ये जितने भी मेल पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे हम एंड्रियोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है? पेडिसिल, थैलेमस, सेपल्स, पीटल्स, है ना, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, समझ में आई। ठीक है? ये हमने लेबलिंग कर ली। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है जैसे डायग्राम है। मैं इधर अलग से बना देता हूँ। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरह से होता है। ये जो ऊपर इसमें बना हुआ है, ये जो ऊपर बना है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है? और ये जो डंडी सी है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है? इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और इसके नीचे ये जो गोल पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है? ये हमारी ओवरी होती है। ठीक है? ये फ्लावर की ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ये प्लेसेंटा होता है एक।
ठीक है। इस प्लेसेंटा के ऊपर कुछ इस तरह से लगे रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये कई सारे ओव्यूल्स इसके ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये स्टिग्मा है ऊपर ही ऊपर, इसके नीचे ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर स्टाइल हो गया, और ये नीचे पार्ट हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें ओव्यूल्स होते हैं। ये लोक्यूल्स को आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ओवरी में क्या है, प्लेसेंटा, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसमें क्या है, कई सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये एक ऐसी डंडी सी होती है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और इसके ऊपर लगा होता है ये एंथर, है ना। ये जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा एंथर। और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कई सारे पोलन ग्रेन्स। इसे भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये सब क्या है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो क्लियर है, समझ में आया आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन भी बोल सकते हैं कंप्लीटली। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का में ये जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था, ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट में हमने स्टिग्मा, स्टाइल, प्लेसेंटा और ये तो हमारे थे ओव्यूल्स। तो हम इस ओव्यूल के बारे में देख रहे हैं। ये एक ओव्यूल ले रहे हैं। ये जो एक ओव्यूल है इसका जो डायग्राम बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह का है। ये वाला जो डायग्राम है ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। तो ये एक ओव्यूल होता है, क्लियर है। ये गलत छप गया है, ये ओव्यूल है ना। ये ओव्यूल होता है एक। तो ये ओव्यूल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट होता है, ये इस तरह का होता है। इसको भी हमने बाहर निकाल के जूम करके आपको दिखा रखा है। इस तरह का एक पार्ट होता है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, देख पा रहे हैं आप, ऊपर 3 सेल्स ऊपर होते हैं और 3 सेल्स ही इसमें नीचे बने होते हैं, ठीक है। तो इसे हम अलग से बना लेते हैं। ये हमारा ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक हो गया। एम्ब्रियो सेक के ऊपर 3 एग्स है, 3 सेल्स हैं, नीचे भी 3 सेल्स हैं। इनके न्यूक्लियस भी हमने बना दिए। ये जो सेल्स होते हैं, है ना, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स इस डायग्राम में थोड़ा सा उल्टा बन गया है। ये बेसिकली इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है ना। ये ऊपर की तरफ होते हैं इसमें एंटीपोडल्स, ऊपर की साइड होते हैं एंटीपोडल्स, और नीचे जो 2 सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं हम सिनर्जिक सेल्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, ठीक है। और इस एग सेल के बीच में, ठीक है, इस तरह से पोलन न्यूक्लाई होते हैं। ये पोलर न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है। ये जो 2 हैं ये इस तरह से दूर दूर नहीं होते हैं, ये कुछ इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई जुड़े होते हैं। ये ज़्यादा सही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो समझ में आया आपको कि इस तरह से एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के ऊपर 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे हैं, और बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर है, समझ में आया डायग्राम। अब देखो इसके ऊपर कुछ इस तरह की लेयर होती है ना। इस तरह से ये बना होता है, ठीक है। इस तरह का ये बना होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के नीचे क्या होता है, एंटीसिड्रम्स होता है, ठीक है। और इसके बाहर ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे फंसाइल बोलते हैं। और ये जो गैप होता है इसके बीच में, जहाँ से क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये माइक्रोपाइल के गैप में यहाँ से जो स्पर्म होगा वो एंटर करेगा, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें एंटर करता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन के बारे में।
जो पोलन ग्रेन होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये जो हमने अभी देखा था एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब इस पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये आपको देखने को दिख रहा है ना, इसी तरह का होता है पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है इसकी जो बाहर वाला पार्ट है उसको एक्साइन बोलते हैं, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इस अंदर वाले पार्ट को इंटाइन कहा जाता है। ठीक है, ये एक्साइन होता है और बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये एक्साइन है, और जो अंदर वाला पार्ट है इसमें, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, इंटाइन होता है। ठीक है, ये एक्साइन और ये दूसरा इंटरनल पार्ट क्या है, इंटाइन। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये एक पोलन ग्रेन का ही डायग्राम है। ये जो आउटर पार्ट है ये तो हमारा एक्साइन हो गया, और ये जो अंदर का पार्ट है ये हमारा इंटाइन हो गया। ठीक है ना। और ये क्या होता है, साइक्लोपोडियम, और ये होती है आपकी ट्यूब सेल्स। इन ट्यूब सेल के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, एक्साइन, इंटाइन, और ये अपने ट्यूब सेल हो गए। ट्यूब सेल के बाद ये मेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। पोलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से किधर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा में। इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, समझ में आया पोलिनेशन क्या है। पोलन एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। क्लियर है। ये जो हमारा एंथर था इसमें क्या पाए जाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स इस तरह से कहाँ, स्टिग्मा में एंटर करते हैं। तो इस तरह से इसका एंटर करना ही क्या है, पोलिनेशन। ये पोलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है, यानी एक फ्लावर से एक ही फ्लावर में हो जाए, या क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ये एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं। ठीक है, तो इट कैन बी सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें एजेंसीज होती हैं, यानी ये विंड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स के थ्रू जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू मूव हो सकते हैं। ये जो ट्रांसफ़र हो रहे थे हमारे एंथर से पोलन ग्रेन, वो इन 3-4 तरीके से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। तो ये प्रोसेस क्या है, तो किसी भी एजेंसी के थ्रू पोलन का क्या है, स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाता है फ्लावर के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, स्टिग्मा इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना, सम न्यूट्रेंट्स एंड स्वेल अप, और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है। ड्यू टू विच इट एक्साइन, रिपर्चर एंड इंटाइन प्रोड्यूस टू फ्रॉम लॉन्ग ट्यूब। जैसे ही ये क्या होते हैं इस पर इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही इसकी जो एक्साइन होती है वो क्या हो जाती है, रिपर्चर हो जाती है, और इंटाइन क्या होने लग जाती है, प्रोट्रूड्स होती है एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब बना देती है कुछ इस तरह से, और ये जो पोलन ग्रेन्स थे वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये ट्यूब बन जाती है, एक पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब बनने से ये इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन इसमें एंटर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस पोलन ट्यूब के अंदर ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं और ट्यूब सेल्स होते हैं इस तरह से एंटर करते जाते हैं और एम्ब्रियो सेक में आ जाते हैं। माइक्रोपाइल जो गैप था इसके थ्रू एम्ब्रियो सेक में आते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रोज डे बाय डे, फाइनली एंटर्स एम्ब्रियो सेक थ्रू माइक्रोपाइल एंड पोर्स इट्स कंटेंट्स। ठीक है, यानी ये अपने डे पर डे पोलन ट्यूब ग्रो करती रहती है और एक दिन एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाती है माइक्रोपाइल के थ्रू, और अपने सारे कंटेंट को इसमें डाल देती है। जैसे मेल गैमेट्स है, ट्यूब सेल है ना, साइक्लोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर हो जाती हैं, जैसा कि आपको इस पिक में दिख रहा है। ठीक है, ये 2 स्पर्म सेल हैं, ये माइक्रोपाइल से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्लियर है। चलिए इसे आप इस डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा। ये पोलन ट्यूब है, तो माइक्रो ग्रेन जो है इसी पोलन ट्यूब के थ्रू इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करते हैं। ये जो गैप है ये माइक्रोपाइल कहलाता है। इस गैप से ये एंटर कर जाते हैं। जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ये दोनों मेल गैमेट्स इसमें आ जाते हैं और ट्यूब सेल्स भी
और साइक्लोप्लाज्म इसके अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम जो मेल गेमेट होता है, ये जो मेल गेमेट होता है तो इसमें से 2 मेल गेमेट थे, इसमें से एक मेल गेमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और क्या बनाता है, जाइगोट बना लेता है। ठीक है, ये मेल गेमेट जैसे यहाँ लिख भी रहा है और ये एग सेल है, ये दोनों फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। मेल गेमेट और एग सेल्स का मिलना, फ्यूज़न होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजन कहलाता है। और फर्टिलाइजन के बाद जो पहला सेल बनता है वो जाइगोट ही होता है। तो मेल गेमेट और एग ने क्या बनाया, जाइगोट बना दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजन कहलाता है। क्लियर है? तो ये जाइगोट बना, कैसे बना ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक मेल गेमेट है और ये एग सेल है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में फ्यूज़ हो गए और क्या बनाया इन्होंने, जाइगोट बना लिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये जाइगोट बना लिया है। क्लियर है? और ये एक और नाम से जाना जाता है ये प्रोसेस, साइनेगेमी। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि साइनेगेमी क्या है। तो ये मेल गेमेट्स का एक सेल के साथ फ्यूज़न होकर जाइगोट बनाना ही क्या कहलाता है, साइनेगेमी कहलाता है, या इसे फर्टिलाइजन भी कहते हैं। अब देखो जो ये मेल गेमेट होता है, ये मेल गेमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्योंकि इसका हाफ पार्ट ही काम में आता है इसलिए इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, और जो हैप्लॉइड मीन्स जैसे आप देख सकते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, पर वो पेयर्स में होते हैं तो वो 23 हो गए, तो वो हैप्लॉइड की तरह वर्क करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो मेल गेमेट है ये भी क्या है, एक तरह का हैप्लॉइड है ना। ये मेल गेमेट्स क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और जो एक सेल होता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, है ना। क्लियर है? तो ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ, जैसे ये मेल गेमेट को हमने लिखा है हैप्लॉइड है, इसी तरह से ये जो एक सेल है, तरह से एक सेल भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, इसको कहते हैं अपन डिप्लॉइड, डाइप्लॉइड। ठीक है, इसे डाइप्लॉइड बनाते हैं ये। तो इफ़ जाइगोट इज़ फुली फॉर्म देन, जब जाइगोट पूरा बन जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो एंटर किए थे 2 मेल गेमेट्स ने एंटर किया था। फर्स्ट ने तो फ्यूज़न करके जाइगोट बना लिया, अब इसके बाद दूसरा मेल गेमेट और बचा है भी हमारे पास। ठीक है, तो ये जो सेकंड मेल गेमेट होगा, ये जो सेकंड मेल गेमेट होता है ये क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। जैसा कि हमने देखा था इस तरह के 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे होते हैं एम्ब्रियो सेक में, और बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो ये जो एक सेल था ये तो काम आ गया फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई बचे ये दूसरे मेल गेमेट के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, है ना। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी हैप्लॉइड है और पोलर न्यूक्लियाई क्या है, इसमें 2 हैं, तो ये डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, डाइप्लॉइड हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया। अब ये दोनों जो मिलके बनाएंगे तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके ट्रिप्लॉइड। इसे हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। जो एंडोस्पर्म बना हमारा ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है ना, क्योंकि 2 तो न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई से मिल गए और एक मेल गेमेट से मिल गया, तो ये ट्रिप्लॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो दिस जाइगोट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म। जो जाइगोट है एंडोस्पर्म से क्या लेता है, न्यूट्रिशन, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और किस में बना, ये से क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाया था, और ये फाइनली सीड बन जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है सीड। तो सीड क्या होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशन के अंदर डेवलप हो जाती है इन फुली ग्रोइंग प्लांट के अंदर। फुली ग्रोन प्लांट के अंदर ये पहले ये सीडलिंग बनेगा, उसके बाद पूरा प्लांट बन जाएगा। जब इसे फेवरेबल कंडीशन में रखा जाएगा, यानी इसको वाटर दिया जाएगा, न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे, है ना, और लाइट में रखा जाएगा, तो ये प्लांट, ये सीड क्या है, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन द 2 प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, जो मेल गेमेट्स ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़न किया, इसे एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, क्योंकि एक ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने बन गए, 3 बन गए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, तो इनका मिलना क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है, एंडोस्पर्म जिसमें बन रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं, है ना, इसे ट्रिप्लॉइड भी कहेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या है,
ट्रिप्लॉइड बन रहा है जैसा भी मैंने आपको बताया था। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन जो हो रहे हैं वो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक फर्टिलाइजेशन तो ये मेल गेमेट का पोलोन्यूक्लियाई के साथ, और एक मेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रहा था, एक के साथ। तो ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए आपको ये 2 टर्म जानते हैं आप, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, ये मेल जो है और एक ये फीमेल है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये मैन है, इस मैन को हमने मेल लिया है, और ये वुमेन है, इस वुमेन को हमने फीमेल लिया है। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि ये मैन और वुमेन से रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो जो मैन और फीमेल हमने देखे, मैन और वुमेन, इनमें क्या होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना। ये जो मैन है और ये क्या है, वुमेन है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें हम गोनाड्स कहते हैं। जैसा मैन में ये पार्ट है और फीमेल का ये पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम गोनाड्स बोलते हैं। क्लियर है? देयर गोनाड्स, जो इनके जो गोनाड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेल को, जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में, है ना। और इन सेल को एक नाम दिया गया है, इन सेल का नाम है गैमेट्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल के गोनाड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेल ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है, ये सेल्स हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस, जबकि फीमेल में होती है ओवरीज। टेस्टिस से क्या होते हैं, स्पर्म निकलते हैं, जबकि ओवरीज में क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, ये जो ओवरीज होती हैं इसके जो फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स काम आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, या हम ओवम बोल सकते हैं। ये मेल, ये वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन। तो मैन में टेस्टिस होती हैं, जबकि वुमेन में क्या होती है, ओवरीज। और मेल टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं, जबकि ओवरीज से एग या ओव्यूम निकलते हैं। जैसा यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, स्पर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसके ये जो पार्ट है ये हो गई इसकी टेल, यानी जो स्पर्म है इसे 3 पार्ट्स में, ये जो 3 पार्ट्स हेड, मिडिल पीस और टेल, 3 पार्ट्स में इसे ब्रेक किया गया है। ठीक है, ये हेड होता है इसका, इसके अंदर क्या है, एक तो न्यूक्लियस होती है और एक एक्रोसोम होता है। ये जो एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम क्या करता है, जब ये एग में एंटर करता है तो एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है जो इसको क्या करता है, एग को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद ये स्पर्म इस एग के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये काम आता है एक्रोसोम। इसका जो मिडिल पार्ट है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, तो इससे एनर्जी मिलती है इससे। और ये जो टेल पार्ट है, इस टेल पार्ट से क्या होता है, लैशिंग मूवमेंट होता है, यानी ये जो स्पर्म है ये मूव कर पाता है ना, ये मोटाइल हो जाता है, यानी ये इसमें मूव कर पाएगा। तो ये हमारा समझ में आया आपको स्पर्म के बारे में। अब आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जो मेल और फीमेल होते हैं, इनके जो गोनाड्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। और गैमेट्स, जो मेल से गैमेट्स मिलता है वो होता है स्पर्म, स्पर्म होता है। और जबकि फीमेल से क्या मिलता है, एग मिलता है। जब स्पर्म और एग फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद यानी इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेल बनाते हैं वो कौन सा होता है, जाइगोट होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से पहला सेल कौन सा बनता है, तो वो जाइगोट होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बना है, जाइगोट बना है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिख रहा है, ये पिक है ना, इस तरह का पिक होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें
क्या है ये जो पार्ट है ये कहलाता है टेस्टीज। ये जो पिंक कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं हम टेस्टीज कहते हैं, ठीक है। इस टेस्टीज जो होता है ये बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। और ये जो स्पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको येलो वाला, इसके अंदर ये बंद होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में ये टेस्टीज क्या होते हैं, अंदर रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये टेस्टीज जो होते हैं बॉडी के अंदर ना होके बाहर होते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में रखे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो हमारा ये जो पार्ट होता है टेस्टीज, इससे क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कहने का मतलब। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर पर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर है। तो स्क्रोटम क्या होता है, इस स्पर्म को क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बॉडी के से थोड़े से टेम्परेचर को कम बना के रखता है ना। और इस टेस्टीज से एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? और इसके ऊपर ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस, ये जो एपिडाइमिस है इसका वर्क है स्पर्म को टेम्परेली स्टोर करने का काम होता है। और इसके ऊपर ये जो डक्ट होती है इसको कहते हैं हम वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस होती है इससे क्या होता है, ये जो स्पर्म बनता है ये इसको लेके ऊपर जाती है ना, ये इसको कैरी करती है स्पर्म को। तो ये स्पर्म इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है वास डिफरेंस से होते हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये बल्बोरेथर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इनसे भी क्या होते हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो स्पर्म में मिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारे कोर्स में सिर्फ सेमिनिकल वेसिकल है, सेमिनिकल वेसल है, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, ये कुछ सेमिनिकल वेसल ऐसे इससे अटैच होता है वास डिफरेंस से, ठीक है। तो इससे ये फ्लूइड इसके अंदर मिक्स हो जाता है स्पर्म में। तो इस मिक्स होने के बाद इस फ्लूइड को कहते हैं हम सेमिनिकल फ्लूइड। सेमिनिकल फ्लूइड जैसे स्पर्म में मिक्स हो जाता है तो ये कंप्लीट रूप से क्या कहलाता है, सेमन कहलाता है, ठीक है। जो स्पर्म था वो सेमन कहलाएगा कब, जब उसमें सेमिनल फ्लूइड मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सेमिनिकल फ्लूइड होता है ये स्पर्म को क्या न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है और इसको मोटाइल कराता है, यानी मूव करने में मदद करता है। क्लियर है? तो ये सेमिनल वेसिकल से समझ में आया, सेमिनल फ्लूइड मिला, फ्लूइड से न्यूट्रिशन मिल रहा है और मोटाइल बना रहा है ये स्पर्म को, ठीक है। और इन दोनों का जो इस तरह से ये फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर क्या है, कई सारे ये स्पर्म्स मिल जाते हैं। इनको मिलने के बाद इसका नाम होता है सीमन, ठीक है। इसे हम सीमन बोलते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ आता है और फिर इसको आगे मूव कराने का काम ये सेमिनिकल वेसल करती है, ठीक है। तो ये इसमें मिल जाते हैं, जैसे ये मैंने ये डायग्राम बनाया कुछ ये इस टाइप से इसमें अटैच होता है, ठीक है। ये वास डिफरेंस था, ये प्रोस्टेट और ये हमारी सेमिनिकल वेसिकल हो गई, इसको ये आगे ले जाता है और फिर बाद में ये एक कॉमन डक्ट में चला जाता है और इसके एक्सक्रिएट ये क्या कर देती है, जो कॉमन डक्ट है ये से एक्सक्रीट कर देती है इसमें से एक यूरिन को, और ये सीक्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये जो सीमन था इसे बाहर निकाल देते हैं। यूरिन और सीमेंस का क्या हो जाता है, थ्रो आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और ये एनस और रेक्टम के बारे में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। थोड़ा सा स्पर्म के बारे में भी देख लेते हैं, डायग्राम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो स्पर्म होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और तीसरा टेल होता है। जो ये हेड होता है, हेड में एक तो न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम होता है। क्लियर है? ये एक्रोसोम जो होता है इससे क्या होता है, लाइजनिंग एंजाइम रिलीज होता है। ये लाइजनिंग एंजाइम क्या होता है, जो स्पर्म के अंदर होता है, ये एग को ब्रेक करने के काम आता है। तो एक्रोसोम से ये एक ब्रेक होता है, उसमें अंदर एंटर हो जाते हैं स्पर्म। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जबकि ये जो टेल पार्ट है ये लैशिंग मूवमेंट करता है, ठीक है।
यानी स्पर्म को क्या बनाता है, मोटाइल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। जो टेस्टिस होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो टेस्टिस है ये ए पेयर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम बॉडी इनटू द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कोर्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, टेस्टिस स्कोर्टम में सेव रहते हैं और इसका वर्क क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना, इसका टेस्टिस का वर्क फंक्शन होता है। क्लियर है। इसके बाद हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था। जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को प्रोवाइड कराता है 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड कराता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनियस। फिर एपिडाइमिस के बारे में मैंने बताया था। ये जो एपिडाइमिस होता है, इसके ऊपर ये जो बना हुआ है, ये एपिडाइमिस है। इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को टेम्परेली स्टोर करने का काम होता है। स्पर्म को स्टोर करता है टेम्परेरी रूप से, एपिडाइमिस में स्टोर हो जाता है। फिर ये मैंने अपने वास्ट डिफरेंस के बारे में बताया था। ये एक डक्ट होती है जो क्या करती है, कैरी करती है स्पर्म को। क्लियर है। इसके बाद सेमिनल वेसिकल के बारे में देखते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल होती है, मैंने बताया था, ये एक ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती है सेमिनल फ्लूइड। जो सेमिनल फ्लूइड होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये इस तरह से फ्लूइड होता है, ये इसमें स्पर्म मिले होते हैं। इसका फ्लूइड का जो वर्क होता है, ये क्या होता है, ये इसको प्रोवाइड कराता है मोटिलिटी टू स्पर्म। ठीक है, इन दोनों को मिलने के बाद इसे सीमेन भी कहा जाता है, और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क भी करते हैं। जब स्पर्म मिक्सड हो जाता है फ्लूइड में तो इसे सीमन कहते हैं। इसके बाद कॉमन डक्ट होती है जो फॉर्म करती है यूरेथ्रा से एंड वास डिफरेंस से। दिस कॉमन डक्ट एक्सक्रीट करती है, ये जो कॉमन डक्ट है ये यूरिन को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, और यूरिन के साथ साथ सीमेन को भी एक्सक्रीट कर देती है। ये बॉडी से सीमेन को भी एक्सक्रीट कर देती है। तो समझ में आया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें 2 होते हैं, ओवरीज, है ना, ए पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं। तो ये जो ओवरीज होती हैं इसमें क्या बनते हैं, एग सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फिम्ब्रल बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये डक्ट सी दिख रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं ओविडक्ट, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। क्लियर है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम यूटेरस, ये यूटेरस होता है। और इसके बाद ये जो पिंक पिंक पार्ट दिख रहा है, इस पिंक पिंक पार्ट में जो एक तो यूटेरस वॉल होती है और यूटेरस लाइनिंग, और ये जो बीच में गैप होता है इसको बोलते हैं हम सिर्वेक्स। ठीक है, सिर्वेक्स होता है जिससे बॉडी में, और इसके नीचे ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं वजाइना। ठीक है, तो ये वजाइना होती है ना, इसके थ्रू एंटर करते हैं स्पर्म और सिरिक्स से होते हुए यूटेरस में आ जाते हैं, है ना। तो अब इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। अभी आपको इसकी लेबलिंग समझ में आ गई, ये ओपनिंग पार्ट होता है वजाइना का। अब ये जो ओवरीज होती है, ओवरीज के बारे में देखा, ए पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड देयर फंक्शन इज एग प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया ये जो ओवरी होती है इनका मेन फंक्शन क्या है, एग को एग प्रोडक्शन करना होता है, दूसरा हार्मोन रिलीज करना होता है। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ओस्ट्रेजोन। ठीक है, फिर ये ओविडक्ट होता है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जैसे एग बन जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस एग को ओव्यूम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये ओव्यूम को रिसीव कर लेती है फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद यूटेरस, ये जो ये पार्ट है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे यूटेरस कहते हैं। वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स, जहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होगा। जब ये एग होता है, इस एग के साथ में कोई मेल गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाएगा तो जो जाइगोट बनने के बाद डेवलप होने लगेगा तो वो यूटेरस में ही डेवलप होता है। क्लियर है। तो ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस
ये यूटेरस कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसके बाद सिर्विक्स, ये कैप ऑफ वेजाइना होती है ना, वेजाइना की जो कैप है वो सिर्विक्स होती है। ये वेजाइना क्या है, आउटर एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर पार्ट होता है वो वजाइना कहलाता है, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये जो एग होता है, एग या तो फर्टिलाइज होता है या अनफर्टिलाइज होता है, ठीक है। एग का या तो फर्टिलाइजेशन होगा या अनफर्टिलाइजेशन। अगर हम तो यहाँ देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन होगा जब, तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या घटनाएं होंगी उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें पहला है ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन में क्या होता है, देखो जो ये ओव्यूलेशन होता है इसमें ये रिलीज़ करते हैं ओवम, है ना, और ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग्स का जाना, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर जाता है तो इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन हो गया। और इसके बाद जो यूटेराइन होती है, यूटेराइन वॉल होती है, वो थिक होने लग जाती है, ठीक है, थिक हो जाती है। और ये ओव्यूलेशन हर मंथ होता है फीमेल में आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी एज होती है उसके बाद ये होने लग जाता है। प्यूबर्टी एज होती है 13 ईयर्स। जब एग मैच्योर हो जाता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। तो ये एग का बनना जो स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी एज से होता है, यानी आफ्टर 13 ईयर एज से स्टार्ट हो जाता है। तो एग बन के जैसे फैलोपियन ट्यूब में आया, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही आया तो इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्लियर है, ये हर मंथ होगा फीमेल के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये एग बनता है और एग बनने के बाद क्या होता है, ओवरी से बाहर निकल के कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। फिर इसमें सेकंड होता है कॉप्यूलेशन, ठीक है। सेकंड फर्टिलाइजेशन में सेकंड प्रोसेस, सेकंड क्या होता है इवेंट, कॉप्यूलेशन होता है। कॉप्यूलेशन क्या है, कॉप्यूलेशन में देखते हैं, देखो ड्यूरिंग इन कोर्स स्पर्म ऑफ मेल इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स वजाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जब स्पर्म होता है जो मेल के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में, तो इन वन सिक्रेशन देयर आर मिलियन ऑफ स्पर्म्स, उसमें कई सारे स्पर्म निकलते हैं, बट ओनली वन स्पर्म इज कैपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद द ओवम, ऑल अदर डीजनरेटेड। तो कॉप्यूलेशन क्या है, एक ऐसा ड्यूरिंग कोर्स होता है, इंटरकोर्स होता है जिसमें स्पर्म मेल से इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट। कई मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं लेकिन उनमें से एक ही स्पर्म कैपेबल होता है जो फ्यूज़ कर पाता है, और बाकी जितने भी स्पर्म होते हैं सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूज़न होता है स्पर्म और एग का, उसको क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ये फीमेल का पार्ट बना दिया हमने, है ना, तो इसमें से क्या होता है, इस तरह से यहाँ से स्पर्म अंदर एंटर होते हैं और इधर से एग आता है। तो ये स्पर्म कई सारे होते हैं लेकिन कोई एक एग इसमें इसको फ्यूज़ कर पाता है और एंटर कर पाता है एग के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, है ना। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक स्पर्म है, ये एक एग है। तो स्पर्म के जो ये इसमें एंटर कर गया, जैसे ही इसमें ये एंटर कर दिया यानी इसने इसको फ्यूज़ कर दिया, तो इस फ्यूज़ से क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया। और ये प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन कहलाया, ठीक है। ये होता कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब में होता है और इसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, जाइगोट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इवेंट इम्प्लेंटेशन। इम्प्लेंटेशन क्या होता है, जो फिक्सिंग हो जाता है जाइगोट, है ना, इनटू यूटेरनल वॉल के अंदर चला जाता है। जब ये जाइगोट बन गया, यानी ये इसमें फ्यूज़ होने के बाद ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट जाके कहाँ फिक्स होता है, यूटेराइन वॉल के अंदर। ये जाइगोट जाता है और यूटेराइन वॉल के अंदर फिक्स हो जाता है। तो दिस टेक्स प्लेस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जाइगोट आया और यूट्राइन वॉल में फिक्स हो गया, तो ये क्या बन गया है, अब एम्ब्रियो हो गया, क्योंकि जाइगोट क्या डेवलप होने लगा है। तो डेवलप होता कहाँ पे, यूट्राइन वॉल के अंदर ये डेवलप होता है, ठीक है। ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन के कुछ समय के बाद, इसे ही हम कहते हैं इम्प्लेंटेशन। क्लियर है। अब देखते हैं हम प्लेसेंटा। ये एक टेम्परेरी फॉर्म टिश्यू होता है जो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो को।
एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है? प्लेसेंटा और डेवलपिंग जाइगोट को, या इसे डेवलपिंग जाइगोट कह सकते हैं एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो जो बन रहा है, बेबी जो बन रहा है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ये प्लेसेंटा के थ्रू इसको न्यूट्रिशंस मिलता है। क्लियर है? तो आप ये जाइगोट, एम्ब्रियो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जाइगोट तो हो गया जो फर्टिलाइजेशन जहाँ से शुरू हुआ, और जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेसेंटा होती है, ये जो वाइट सी इसमें दिख रही है ये प्लेसेंटा होती है, और इसी के थ्रू इस बेबी को क्या है? न्यूट्रिशंस मिलने लगते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ इसे कट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो और जब तक वो पेट में होता है उसको न्यूट्रिशन इसी से मिल रहा होता है। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ये एक पीरियड होता है जिसमें डेवलप होता है जाइगोट इनटू फुल ग्राउंड फोइटस, है ना। एक ऐसा पीरियड जिसमें जाइगोट डेवलप होता है, उसको क्या कहते हैं? हम फोइटस कहते हैं, डेवलप होने के बाद। इन ह्यूमन इट इज़ ये 9 मंथ में होता है। देखो जाइगोट क्या होता है? जो फ्यूज़न होता है, अभी मैंने समझाया था आपको। एम्ब्रियो क्या है? वो उनका डेवलपमेंट। और फोइटस क्या है? जैसे ये जो बेबी होता है इसकी आँख, नाक, हाथ, पैर दिखने लग जाते हैं, तो इसको हम फोइटस कहते हैं। ठीक है, तो ये फोइटस होता है, यानी बेबी जो बनता है 9 मंथ 9 डेज़ के अंदर ह्यूमंस में एक बेबी डेवलप हो जाता है पूरा। क्लियर है? समझ में आया आपको? इसके बाद होता है पार्चुरेशन, एक्सपाइलिंग फुली ग्रोन बेबी फ्रॉम मदर्स बॉडी। ये बेबी का बिल्कुल बाहर आ जाएगा जब, उसके बाद ये प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पार्चुराइजेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि बेबी कैसे ग्रो होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, है ना। अगर एग नॉट गेटिंग फर्टिलाइज तो वो क्या करेगा? वो स्टेज 2 करेगा, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये कब होता है? ये प्यूबर्टी एज में होता है। जो प्यूबर्टी एज होती है 12 से 13 साल होती है, इस पीरियड में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। सेकेंड बात है, ये जो ओवा बना ये रिलीज़ होता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ होता है आफ्टर 28 डेज। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ओवरी है, इसके अंदर क्या है? एग बनेगा 1 से 14 दिन के अंदर। ठीक है, 1 to 14 डेज में एग बनना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो ये इसके बाद इसमें से आगने के बाद ये क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो ये जो ओवम बना, ये इससे प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जो 1 से 14 दिन के भीतर होता है। इसके बाद प्लस 14 डेज और लगते हैं इसको इसके अंदर रहने में, है ना। यानी ये 28 डेज तक ओवम के अंदर, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। जब ये फैलोपियन ट्यूब में 28 डेज होता है तो ये जो यूटेरियन वॉल होती है, यूटेरियन वॉल क्या होने लग जाती है? थिक होने लग जाती है। क्लियर है? और ये थिक हो जाती है। ये यूटेरियन वॉल है, ये यूटेरियन वॉल जैसी अभी दिख रही है इससे ज़्यादा थिक हो जाती है, इसके 10 गुना टाइम्स थिक होने लग जाती है ना। 10 टाइम्स ये थिक हो जाती है, और इसमें ब्लड सप्लाई, काफ़ी ब्लड की सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये 28 डेज़ के अंदर यूटेरियन वॉल की थिकनेस बढ़ गई और ब्लड की सप्लाई भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? जो ओवम होता है जो नॉट फर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, 14 + 14 यानी 28 डेज़ के अंदर जो ओवम बना जो कि फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइज नहीं हो रहने से क्या होती है? ये वॉल में थिकनेस आ जाती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ब्लीड आउट हो जाता है फ्रॉम वजाइना से। इसी को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इज इट क्लियर? तो ये वॉल थिक हो जाती है और ये इसमें एग रहता है। ये एग के कारण ये वॉल क्या हो जाती है? 28 डेज़ के अंदर थिकन हो जाती है। थिकन होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड वेजाना के थ्रू ब्लीड आउट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? यानी हमने देखा 1 to 14 डेज़ क्या होता है? एग डेवलप होने लगता है 14 से 28 डेज़ के अंदर। ये इसके बाद ये इसकी जो वॉल होती है वो 28 डेज़ में थिक हो जाती है, उसके बाद ब्लीड आउट हो जाता है। क्लियर है?
तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा जो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब इसके बाद जो ये ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज़ होती है, ठीक है, इसके बाद ये रुक जाती है। अब ये होता है देखो, इट अकर 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन एंड लास्ट फॉर 3-4-5 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। यूटेरियन वॉल्स स्टार्ट ब्लीडिंग अप सो दैट इट कैन रिसीव नेक्स्ट ओव्यूम, ठीक है। देन द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज रिपीटेड एवरी 28 डेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल होता है वो 28 डेज में रिपीट होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और ये जो 9 से 15 डेज होते हैं ये फर्टिलिटी फेज़ कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी बोर्न होगा, वो बेबी बनने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिनार्की क्या है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग होता है वो एज जैसे 12 to 13 ईयर होती है, इसको मिनार्की कहते हैं। और मेनोपोज क्या मतलब होता है, मेनोपोज का मतलब है जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, यानी आफ्टर 50 ईयर ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। इसके बाद बेबी नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एग ही नहीं बनेगा। तो एग बनना तो मेनार्की हो गया, 12 to 13 ईयर से स्टार्ट हुआ, और मेनोपोज यानी 50 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं बैरियर मेथड। तो ये बैरियर मेथड में क्या होता है, इन दिस डिवाइस, कुछ डिवाइस होते हैं लाइक कॉन्डम वगैरह, इनका यूज़ किया जाता है ताकि स्पर्म क्या है ओव्यूम के अंदर ओव्यूम से नहीं मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, ये केमिकल मेथड्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक पिल्स के थ्रू, ओरल पिल्स के थ्रू, और वेजाइनल पिल्स के थ्रू, ठीक है। पिल्स मेडिसिन होती है, ओरल यानी हम खा भी सकते, उसको लेडीज़ जो होती है खा सकती हैं या वेजाइनल में रख सकती हैं। तो जो ओरल पिल होगा, है ना, जिसको माउथ से खाया जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। और जो वेजाइनल में रखी जाती है उसमें केमिकल रिलीज़ होता है जो क्या करता है, स्पर्मिसिडीज करता है, दैट किल स्पर्म, जो स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड होता है सर्जिकल मेथड। मेल के अंदर होता है सर्जिकल मेथड। तो मेल में जो होता है उसकी जो वास डिफरेंस होती है, ठीक है, जो मेल में होता है उसको हम वेस्कोटोमी कहते हैं। तो इसमें जो वास डिफरेंस होती है इसको कट करके क्लोज कर दिया जाता है ना, लाइगेटेड कर दिया जाता है ताकि स्पर्म कम आउट नहीं हो सके, स्पर्म बाहर ना आ सके, ठीक है। तो इस तरह से बेबी बॉर्न ही नहीं होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड अपनाया जा रहा है उसे वेसेटोमी कहते हैं। अब फीमेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड अपनाया जाता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें जो ये फेलोपियन ट्यूब होती है इसको क्लोज कर दिया जाता है और लाइटेड कर दिया जाता है। कट करने के बाद इसे लाइटेड कर दिया जाता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट है IUCD। IUCD होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। ये एक डिवाइस होता है लाइक कॉपर टी वगैरह। तो इस डिवाइस से भी इम्प्लीमेंशन को रोक दिया जाता है, इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाता है। तो ये इम्प्लांटेशन रुक जाता है। इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसे वेजाइना में इस तरह से लगाया जा सकता है। ऐसा होने से इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी का बर्थ नहीं होगा। तो ये कुछ मेथड थे जिनसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में जानते हैं। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती है, जैसे लाइक इसके अंदर एड्स हो गया, है ना, और गोनोरा हो गया, साइपल्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं। तो इसमें हम एड्स के बारे में देखते हैं। जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। HIV का मीन्स होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस एक फैटल डिसीज़ होता है, यानी इसमें डेथ हो सकती है। और इसमें क्या होता है,
एड्स होने के बाद इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, तो उसका इम्यूनिटी नहीं बनती है, इम्यूनिटी नहीं मिलती है तो उसमें कई सारी डिसीज़ें एक साथ हो जाती हैं और वो पर्सन की डेथ हो जाती है ना। एंड ही बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटियल होता है। यूनिपेरेंटियल होता है मतलब इसके अंदर एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, क्योंकि पेरेंट एक है तो इसमें फर्टिलाइजेशन जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो नया मेंबर बनता है वो एकदम क्लोन होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग होता है, वो एकदम क्लोन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं फीज़न। तो ये जो फीज़न होता है, ये फीज़न क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है जो स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फीज़न। और जो नया ऑफ स्प्रिंग बना उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं। क्लियर है। जैसे ये एक पेरेंट सेल है हमारे पास, ये पेरेंट सेल क्या है, किसी रीज़न से ये क्या हुआ, ये डिवाइडेड हो गया है ना। इस जो हमारा पेरेंट सेल था इसके अंदर एक न्यूक्लियस था और इसका जो डिवाइडेशन हुआ तो इसके बाद इसमें क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद हमने देखा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ और इसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ब्रेक हो गया, तो इससे क्या बन गए, 2 डॉटर सेल बन गए। और ये दोनों डॉटर सेल पेरेंटियल सेल जैसे ही लग रहे हैं, यानी ये आइडेंटिकल सेम है, तो इसे हम बोलते हैं फीज़न। क्लियर है। तो ये हमारा फीज़न हुआ। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी फीज़न। बाइनरी फीज़न क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फीज़न। ठीक है, ये बाई का मतलब ही होता है 2, तो ये 2 डॉटर सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो इसमें एक पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ये 2 डॉटर सेल में फॉर्म हो रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं एक पेरेंट सेल है, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अमीबा का। तो ये अमीबा है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसा कि आप क्लासेस में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं अमीबा के बारे में। तो ये एक अमीबा है, एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है, एक पेरेंट सेल है जो क्या कर रहा है, डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद किसी कंस्ट्रक्शन द्वारा ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ कंस्ट्रक्शन अपीयर होने लग जाता है, इसके बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो गया। जैसे ये साइटोप्लाज्म बीच में से डिवाइड होता है तो ये 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, दोनों डॉटर सेल बन गए, तो हमने एक पेरेंट से ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर सेल बन गए। तो इस डॉटर सेल को बनने को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फीज़न। मल्टीपल फीज़न में क्या होता है, पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल में फॉर्म हो जाते हैं, है ना। एक पेरेंट जो होता है वो कई सारे डॉटर सेल बना लेता है, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फीज़न कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक पेरेंट सेल का कई डॉटर सेल में फॉर्म होना मल्टीपल फीज़न कहलाता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते होंगे, ये इससे कौन सी डिसीज़ होती है, मलेरिया जो डिसीज़ है वो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ठीक है, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो इसमें हम प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये इसमें हमने एक प्लाज्मोडियम का सेल लिया। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम ये देख रहे हैं आप, ये एक प्लाज्मोडियम का सेल है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें ये आगे क्या होता है, इसमें फीज़न होता है और इसका जो ये एक न्यूक्लियस है कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइडेड हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है ना। ये डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद ये आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, इनमें फीज़न होता है और
ये कई सारे डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं सिस्ट। ये जो सिस्ट होता है, इसकी जो आउटर सेल बॉडी है, इसको सिस्ट बोलते हैं। ये आगे इसमें फ्यूज़न होने के बाद ये ब्रेक हो जाती है, और ये ब्रेक होने के बाद ये कई सारे डॉटर सेल के अंदर डिवाइडेड हो जाता है ना, जैसा कि आपको ये आगे दिख रहा है। तो ये सिस्ट का आगे ब्रेक होने के बाद ये कई सारे हमारे पास डॉटर सेल बन जाते हैं, ये ही मल्टीपल फ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो मलेरिया होता है इसी तरह से इंजेक्ट होता है किसी की बॉडी में, प्लाज्मोडियम जाता है, फिर डॉटर न्यूक्लाई बनती हैं, ये सिस्ट इसकी ब्रेक होती है और कई सारे डॉटर सेल बन जाते हैं और पर्सन को मलेरिया डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्यूज़न समझ में आया आपको, ये इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बर्डिंग के बारे में। जो ये बर्डिंग होता है, बर्डिंग क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक हाइड्रा है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में स्मॉल आउटग्रोथ दिखने लग जाती है, और ये जो प्लांट सेल से ग्रोथ दिखने लगी, ये आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है फ्रॉम बर्ड्स में। ये इसे हम बर्ड कहते हैं। तो ये बर्ड्स में ग्रोथ होने लग डेवलप होने लग जाती है, और फिर बाद में ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है प्लांट से। ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है, और पेरेंट प्लांट से डिटैच होने के बाद इसको फेवरेबल कंडीशन मिलने लग जाती है। इसके बाद ये डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। इस तरह से इस हाइड्रा के अंदर क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ दिख रही है, ये इसे हम बर्ड कहते हैं। ये बर्ड क्या है, ग्रो होने लग जाती है, ग्रो होने के बाद डिटैच हो जाती है, डिटैच होने के बाद इसको फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलती है जैसे ही, तो ये सेम पेरेंट प्लांट जैसा नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो इसमें हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये फंजाई ले सकते हैं, है ना। ये फंजाई होता है, इसको हम माइसेलियम भी कह सकते हैं। जैसे हमने स्पोर फॉर्मेशन कर रही है, एक फंजाई लिया हमने, इस तरह का, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना फंजाई का, और इसको तो हम बोल देते हैं स्लोटॉन बोल देते हैं, है ना। और ये जो इस तरह का ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियम होता है। स्पॉन्जियम के अंदर ये कई सारे स्पोर पाए जाते होते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, जब फुली डेवलप हो जाते हैं तो ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी इसमें से निकल के गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद इसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाता है, और सेम ऐसे का ऐसा ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। तो स्पोर फॉर्मेशन in it parent plant produce many microspores which when fully develop are shed off and under favorable condition develop into new organism, ठीक है। तो ये हमारा फंजाई का हो गया, इसे हम माइसीलियम भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें कई प्लांट्स क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक रूट, बर्ड्स, स्टेम, लीव्स से क्या करते हैं, नए प्लांट बन जाते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वो उससे कुछ पोर्शन डिटेक्ट हो जाते हैं और न्यू प्लांट बना लेते हैं, है ना। ये अपनी रूट से भी हो सकते हैं, स्टेम से और लीव से डिटेक्ट होके नया प्लांट बनाकर ग्रो कर सकते हैं। जैसे रूट्स की बात करें तो हम इसमें स्वीट पोटैटो, डायलिया एक्सेट्रा ले सकते हैं। स्टेम से हम न्यू प्लांट बना रहे हैं तो पोटैटो और बनाना, और लीव से बना रहे हैं तो हम ब्राइफोलियम और बिगोनिया ले सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, 3 मेथड होते हैं। एक तो लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, और एक टिश्यू कल्चर होता है। इनके थ्रू भी वेजिटेटिव प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल मेथड है। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले लेयरिंग को देखते हैं। लेयरिंग में क्या होता है कि जो भी प्लांट होता है उसकी साइड की जो ब्रांच होती है वो एक्सटेंडेड हो जाती है इस तरह से, है ना।
तो जो एक्सटेंडेड होती है इनमें से पोर्शन क्या होता है, बरीड हो जाता है, इसको मड में लगा देते हैं, है ना, और कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसमें से भी रूट्स निकली आती हैं, बरीड पोर्शन डेवलप हो जाता है और इसमें से रूट्स निकल जाती हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इनको कट करके इन्हें प्रोपोगेटेड किया जाता है और अदर प्लांट इससे डेवलप हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम एक पेरेंट प्लांट की स्टेम को लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं, इस स्टेम को बोलते हैं स्टॉक कहते हैं। जैसे हमने किसी एक पेरेंट प्लांट से एक स्टॉक कट कर लिया और इसी तरह से हमने दूसरे प्लांट से की स्टेम को भी कट कर लिया, है ना, इस तरह से कट किया और इसके ऊपर हमने इसको रख दिया। इन दोनों स्टेम्स को रख देते हैं। इन स्टेम्स को हम स्टॉक भी कह सकते हैं। तो दोनों प्लांट से हमने स्टॉक्स ले लिए और इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इन्हें साइकोन कहा जाता है। और इनको इसके बाद इस तरह से इसे बांध दिया जाता है। जब दोनों को बांध दिया जाता है इस तरह से, जैसा आप पिक में भी देख पा रहे हैं, तो इन दोनों स्टेम्स को हमने बांध दिया, टाइटली टाइट कर दिया किसी क्लॉथ से और कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ दिया। जब कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ दिया जाता है तो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। इन दिस स्टेम ऑफ प्लांट इज कट कॉल्ड एज स्टॉक एंड कट अनदर स्टेम ऑफ अनदर प्लांट इज बोट एंड बोथ आर टाइड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। देन इट इज़ लेफ्ट फॉर few days. It mean time we see that it grow as one plant। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसमें इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फुली ग्रोन प्लांट फ्रॉम फ्यू आइसोलेटेड प्लांट सेल। इसमें कुछ आइसोलेटेड प्लांट सेल लिए जाते हैं जिससे एक डेवलप किया जाता है एक फुली ग्रोन प्लांट। ठीक है। तो इन आइसोलेटेड सेल्स को क्या करते हैं, आइसोलेटेड करते हैं कुछ सेल्स को। सबसे पहले तो इसमें जो कुछ सेल्स होते हैं उनको आइसोलेटेड किया जाता है। आइसोलेटेड करने के बाद इसे किसी मीडिया में रख दिया जाता है ना। ये हमने प्लांट्स के जो सेल्स थे इन्हें आइसोलेटेड किया और मीडिया में रख दिया। मीडिया का मीन्स हो गया जहाँ पर हम इस सेल्स को सारे न्यूट्रिशंस वगैरह देते हैं। तो इसके अंदर इसमें रख दिया जाता है और फिर ये सीड क्या हो जाता है, डिवाइडेड होने लग जाता है। इसमें से रूट्स वगैरह, है ना, और डिवाइडेड हो जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड मास इसमें आने लग जाता है जिसे हम सेलस कहते हैं। ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल में डिवाइडेड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलस कहते हैं। अब इस सेलस को फिर इसके बाद दूसरे मीडियम में रख देते हैं, है ना। यहाँ से हटा के इसको दूसरे मीडियम में रखते हैं जहाँ पर भी इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो इसकी क्या निकलने लग जाती है, रूट्स निकलने लग जाती है ना। इस प्लांट्स की रूट्स निकल जाती हैं। इस प्लांट को हम क्या करते हैं, दूसरे मीडियम में ले जाते हैं। जैसे दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो ये प्लांट ग्रो करने लग जाता है नए प्लांट के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है। ये एक प्लांट सीडलिंग के रूप में बनने लग जाता है। ठीक है। तो ये हमारा था टिश्यू कल्चर। समझ में आया। तो टिश्यू कल्चर इस तरह से होता है, इसमें आइसोलेटेड प्लांट से नया प्लांट डेवलप किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने ये इस तरह से सेल्स लिए, इनको मीडिया में रखा, मीडिया से ये सेलस में बदला, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल में बदला जिसे सेलस का, इसे नेक्स्ट मीडियम में पुट किया तो इसमें से ये रूट्स वगैरह निकली आई। अब ये रूट्स के बाद इसको नेक्स्ट मीडियम में ले गए तो ये सीडलिंग की फॉर्म में बनने लग गया। तो ये होता है हमारा टिश्यू कल्चर। इज़ इट क्लियर। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसे लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि ये सब लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। देन दिस सेलस इज ट्रांसफर टू द मीडिया वेयर इट इज़ प्रोवाइड विद द न्यूट्रिएंट्स एज द रिजल्ट इट डेवलप रूट्स। देन this cellus was with root is shifted to a media where all the necessary physical conditions are provided where it gives rise to shoot. Finally it transforms into seedling. Then it is shifted into a pot where it grows and form fully grown plants. तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।